इवनिंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर गिरिराज सिंह और आज आपको इस थर्मोडायनामिक्स में जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसमें हम लोग स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस, एंट्रोपी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाने से पहले आपको दो चीजें देखती हैं। एक कहलाता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस, परिवर्तन। क्योंकि ये शब्द अभी आपको आएंगे, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस चेंजेस। हिंदी में समझने पर दिक्कत आती तो स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम, इनको स्वतः प्रवर्तित कहते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस को स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम कहते हैं। मतलब समझिए, स्वतः अपरिवर्तित परिवर्तन, चेंजेस माने परिवर्तन। पहले देखिए स्पॉन्टेनियस चेंजेस किसे कहते हैं। प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, ऐसे परिवर्तन जो प्रकृति में स्वतः होते हैं, उनका नियंत्रण प्रकृति के द्वारा होता है। प्रकृति उनको शुरू करती है, नियंत्रण प्राकृतिक होता है। ऐसे परिवर्तन को हम स्वतः परिवर्तन कहते हैं जो अपने आप होते रहते हैं। एक बार अगर उनको शुरू करा दें तो शुरू कराने के बाद फिर वो निरंतर चलते रहते हैं। ऐसे प्रक्रम को या ऐसे चेंजेस को हम स्वतः परिवर्तित चेंजेस कहते हैं। दूसरा अगर बात करोगे स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम, ऐसे प्रक्रम जो प्रकृति में स्वतः नहीं होते, उनको करना पड़ता है, स्वतः नहीं होते हैं, तो ऐसे प्रक्रमों को हम स्वतः अपरिवर्तित चेंजेस या अपरिवर्तित परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए स्वतः परिवर्तित का, जैसे अगर आपने हाइड्रोजन गैस लिया और इस हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, इन दोनों के बीच में विद्युत स्फुलिंग कराया, इलेक्ट्रिक स्पार्क, स्फुलिंग कराया, इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क कहते हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपने दोनों गैसों को एक बार अगर विद्युत स्फुलिंग करा दी तो इनके संयोग से जल बनता है, H2। ये द्रव है। एक बार अगर ये आपने अक्रिया शुरू कर दी तो फिर ये कंटिन्यू निरंतर होती रहेगी। तो ऐसे प्रक्रम को हम स्वतः परिवर्तित प्रक्रम कहते हैं। इसको बैलेंस कर लीजिए, ट्वाइस O2 2 हो गए तो ट्वाइस H2 हो जाएंगे 4। तो ये जल का निर्माण बस एक बार आपको विद्युत स्फुलिंग कराना है और जल अपने आप निरंतर बनता रहता है। इसे स्वतः परिवर्तित प्रक्रम कहते हैं। अगर हम इसके विपरीत प्रक्रम की बात करें स्वतः अपरिवर्तित की, तो ये जो जल है, जल अपने आप साधारण परिस्थितियों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित नहीं होता है। तो इसकी जो विपरीत क्रिया है वो स्वतः अपरिवर्तित नहीं है। अगर आप चाहें तो ये ट्वाइस H2O की इसका अपघटन हो जाए H2 और ऑक्सीजन में, तो ये स्वतः नहीं होता, ये स्वतः अपरिवर्तित चेंजेस है और ये स्वतः परिवर्तित है। प्रवर्तित ये नहीं होता। केवल अम्लीय जल अपघटन की बात करें वो अलग है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये चेंजेस नहीं होते हैं। तो ये दो प्रक्रम आपको देखने को मिलेंगे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर डिस्कस कर रहे हैं, वो है एंट्रोपी। हिंदी में भी इसको एंट्रोपी कहते हैं और इंग्लिश में भी एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी भी एक ऊष्मागतिक फलन है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है, जैसे एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा को डिस्कस किया, ऐसे ही एंट्रोपी एक ऊष्मागतिक लक्षण है और ये एक स्टेट फंक्शन है। ऊष्मा एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, स्टेट फंक्शन। मतलब एंट्रोपी निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, उसके पथ पर नहीं। इसे
एंट्रॉपी को हम कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। माना कोई निकाय एक अवस्था 1 से एक कोई निकाय है और वो अवस्था 1 से अवस्था 2 में पहुंचता है, स्टेट 2। अगर इस अवस्था 1 में इस निकाय की एंट्रॉपी S1 है और अवस्था 2 में एंट्रॉपी S2 है, तो इस एंट्रॉपी में जो चेंजेस आएगा डेल्टा S वो होता है S2 माइनस S1। इस घटना को हम अवस्था फलन कहते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू हम इसकी ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम बताने जा रहे हैं कि ये इस एंट्रॉपी को परिभाषित कैसे करें। परिभाषा क्या है, तो परिभाषा सुनिए हम। एंट्रॉपी किसी भी निकाय के डिसऑर्डर, अव्यवस्था, डिसऑर्डर, इसको कहते हैं अव्यवस्था एवं रैंडमनेस, अनियमितता के मात्रा की माप है। एंट्रॉपी किसी निकाय के डिसऑर्डर, अव्यवस्था एवं अनियमितता के मात्रा की माप है। किसी निकाय के अंदर कितनी अव्यवस्था है, कितनी अनियमितता है, इसको हम काहे में नाप सकते हैं, एंट्रॉपी में नाप सकते हैं। तो एंट्रॉपी किसी निकाय के अव्यवस्था एवं अनियमितता की माप है, इसे हम एंट्रॉपी कहते हैं। समझ आया? अब ये एंट्रॉपी जिस निकाय में जितने ज्यादा अणु व्यवस्थित होंगे उसकी एंट्रॉपी उतनी कम होगी, जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी एंट्रॉपी उस निकाय की उतनी ही अधिक होगी। अव्यवस्था अनियमितता बढ़ने के साथ साथ किसी निकाय की एंट्रॉपी भी बढ़ती जाती है, एंट्रॉपी बढ़ती है। आप देखिए, हम बात करने जा रहे हैं, आपके पास 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। सॉलिड स्टेट और हम द्रव स्टेट, द्रव अवस्था को कंपेयर करें, किसके अंदर अणु सबसे ज्यादा व्यवस्थित होते हैं, सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर अणु एक नियमित होते हैं, बिल्कुल अनुशासित होते हैं, इसीलिए इसकी एंट्रॉपी सबसे कम होती है सॉलिड की। लिक्विड के अंदर अणुओं में थोड़ी सी अव्यवस्था होती है, गति कर सकते हैं। और अगर हम गैस की बात करें, गैसियस स्टेट की, तो गैसियस स्टेट में तो सबसे ज्यादा अव्यवस्था होती है, अणु बहुत दूर दूर होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में गति करते हैं, आपस में टकराते भी हैं। तो यहां पर ये है अव्यवस्था बढ़ने का क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस, अव्यवस्था बढ़ने का क्रम। और जब अव्यवस्था बढ़ेगी तो यही ऑर्डर होगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रॉपी के बढ़ने का क्रम। यानी कि सॉलिड की एंट्रॉपी सबसे कम, लिक्विड की उससे ज्यादा है और गैसेस की सबसे ज्यादा होती है। तो ये क्या है, एंट्रॉपी, अव्यवस्था बढ़ने की माप। दूसरा इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि ताप बढ़ने पर एंट्रॉपी का क्या होगा। याद करना, ताप बढ़ने पर एंट्रॉपी बढ़ती है, इंक्रीज। ताप बढ़ने पर एंट्रॉपी बढ़ती है। और याद करना, अगर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखें, दाब का प्रभाव देखें, तो दाब बढ़ाने पर एंट्रॉपी घटती है, क्योंकि आयतन घटता है। दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा। दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और जब आयतन घटेगा तो रैंडमनेस घटेगी। रैंडमनेस घटेगी तो एंट्रॉपी भी घट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ताप बढ़ाने पर ये अनियमितता बढ़ती है, इसलिए एंट्रॉपी बढ़ती है। दाब बढ़ाने पर एंट्रॉपी घटती है, क्योंकि अनियमितता घटती है, उसका आयतन घट जाता है। अगर हमको ताप को हम स्थिर कर दें, स्थिर ताप पर अगर किसी निकाय में कोई आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो ये इसका जो डेल्टा एस बराबर होता है, ये फार्मूला होता है Q रिवर्स अपॉन T। इस सूत्र से भी आप किसी
रिवर्सिबल प्रोसेस में, उत्क्रमणीय प्रक्रम में आप एंट्रोपी की गणना कर सकते हैं। एक और सूत्र है, अगर कोई निकाय एक अवस्था में उसका आयतन V1 है, दूसरे में V2 है, तो एक इसको आप सूत्र को याद कर लीजिए, डेल्टा S बराबर n RT log n V2 अपॉन V1 या फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस अपॉन इनिशियल, प्रारंभिक। अब इस log n को log बेस 10 में चेंज करना है, तो डेल्टा S बराबर माइनस log n बदलेंगे तो 2.303 nRT log बेस 10 B फाइनल माइनस B इनिशियल। इस सूत्र से जहां R गैसीय स्थिरांक है, T ताप है, n मोलों की संख्या रहेगी और B उसका आयतन है फाइनल स्टेट में और I आयतन है इनिशियल स्टेट में। तो इस सूत्र से आप ताप स्थिर है तो यहां से ताप हटा दीजिए, मेरा स्थिर ताप कर दिया, nR log n ताप हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ताप को स्थिर कर दिया। तो इस सूत्र से आप उसके एंट्रोपी की गणना कर सकते हैं। अब आइए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अभी हम लोगों ने पिछला पहला नियम डिस्कस किया था, अब यहां देखोगे दूसरा नियम क्या कहता है कि विश्व की एंट्रोपी सदैव बढ़ती है। किसी निकाय में जो विश्व है उस विश्व की एंट्रोपी सदैव बढ़ती है, मतलब इसे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं। विश्व, और विश्व के अंदर क्या आता है, यूनिवर्स है, डेल्टा S यूनिवर्स ये विश्व की ऊष्मा है, विश्व की एंट्रोपी है, ये बराबर होता है किसके, डेल्टा S सिस्टम निकाय की एंट्रोपी प्लस डेल्टा S सराउंडिंग परिवेश की एंट्रोपी। सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। किसी भी प्रक्रम में विश्व की एंट्रोपी सदैव बढ़ती है, यानी कि रैंडमनेस बढ़ती है, अव्यवस्था बढ़ती है। तो डेल्टा S यूनिवर्स और विश्व किससे मिलकर बना होता है, निकाय और परिवेश, इसकी एंट्रोपी सदैव 0 से उच्च होगी। तो अब आप देखिए इससे क्या कंडीशन निकला, यदि इफ जो डेल्टा S यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारा जो प्रक्रम होगा वो स्वतः परिवर्तित होगा। स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में परिभाषा इसलिए देखो, किसी भी स्वतः परिवर्तित परिवर्तन में या स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में विश्व की एंट्रोपी सदैव बढ़ती है, ध्यान करना। तो ये स्वतः परिवर्तित प्रक्रम के लिए लिया गया है, और अगर डेल्टा S यूनिवर्स का मान 0 के बराबर है तो निकाय साम अवस्था में होगा, साम अवस्था होगी। और अगर डेल्टा S यूनिवर्स का मान, विश्व की एंट्रोपी अगर 0 से कम है, घट रही है, तो ये असंभव होगा। असंभव विक्रम ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी प्रक्रम में विश्व की एंट्रोपी घटे, अव्यवस्था घटे, पहले ज्यादा अव्यवस्था हो बाद में वो ठीक हो जाए, ऐसा कोई भी स्वतः परिवर्तित प्रक्रम आज तक ज्ञात नहीं हुआ है। तो इसे हम ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहते हैं। और छोटा सा ही है, थर्ड लॉ ऑफ ऊष्मा थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स। देखिए तृतीय नियम क्या कहता है, ये भी बहुत छोटा नियम है। इस तृतीय नियम के अनुसार किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय
क्रिस्टलीय निकाय या पदार्थ की जो एंट्रोपी होती है परम शून्य पर शून्य होती है। परम शून्य पर किसी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की जो एंट्रोपी है वो शून्य होती है। इसे हम ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहते हैं, यानी T बराबर 0 केल्विन परम शून्य पर और जो एंट्रोपी होगी डेल्टा एस उसका मान भी 0 होगा। जब परम शून्य अवस्था आती है तो उसकी एंट्रोपी भी 0 हो जाती है, क्योंकि परम शून्य पर रैंडमनेस व्यवस्था नहीं होगी। जब परम अवस्था आएगी तो वहां बिल्कुल व्यवस्था होगी, व्यवस्थित होगी, अनुशासन होगा, अणु सब एक क्रम में होंगे। तो उस कंडीशन में उस विश्व की जो एंट्रोपी है वो शून्य हो जाती है। इसे हम ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में किस तरीके के ये हमारे चेंजेस होते हैं और कैसे हम इन विक्रम को निकाल सकते हैं, ये आपने इस फार्मूले की सहायता से इसको देखा है। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। थैंक यू।